नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और अब तक हमने मेवाड़ के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अंत में हमने महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी कि चावंड में महाराणा प्रताप की क्या होती है, मृत्यु होती है, और महाराणा प्रताप के बाद शासक बनते हैं महाराणा अमर सिंह। तो आज की क्लास में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो शासक बनते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम, जिनका राज्याभिषेक होता है 1597 में और शासक रहते हैं 1620 ईस्वी तक। देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 में। कहां पर हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनके पिताजी हम सब जानते हैं, कौन है? महाराणा प्रताप। और इनकी माताजी, तो इनकी माता है अजबदे पंवार। अजबदे। तो जिस समय राणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक हुआ, उस समय हम जानते हैं कि चारों तरफ मेवाड़ में मुगलों के ही थाने बने हुए थे और इन्हीं परिस्थितियों में अमर सिंह जी क्या करते हैं? मेवाड़ के शासक बनते हैं। और शासन कहां से शुरुआत कहां से करते हैं? चावंड से ही, यहां से शुरुआत करते हैं। और चारों तरफ किसका? मुगलों का ही डेरा था। और इस वक्त भी शासक कौन है दिल्ली में? अकबर है। अब अकबर को लगा था कि नया राणा तो कम से कम उसके साथ संधि कर लेगा, लेकिन अमर सिंह जी ने तय कर लिया था कि जिन मुगलों के सामने उनके पूर्वज नहीं झुके, उनके सामने अमर सिंह जी भी नहीं झुकेंगे। और शासक बनने के बाद 1597 में ही अमर सिंह जी ने क्या कर लिया? अपने सारे सरदारों सामंतों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, अब हमें किसी भी युद्ध में मुगलों से डायरेक्टली भिड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, उनका एक नेता बना लेंगे। और इसके बाद क्या करोगे? ध्यान रखोगे कि ये मुगल अपने घरों से, अपने थानों से बाहर कब निकलते हैं। जैसे कभी राशन खरीदने जाए, किसी और काम से जाए, उस वक्त मौका देखकर उनको मारना है और भाग जाना है। 2 साल राणा अमर सिंह जी ने यही प्रोग्राम चलाया था। मेवाड़ में जैसे वर्तमान में हम कहते हैं ना कोई नक्सलवादी एरिया होता है, वैसा हो चुका था। अकबर किसी सैनिक की ड्यूटी अगर मेवाड़ में लगाए तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाए, लेकिन मेवाड़ न जाए, ये हालत कर दी थी। विद्वानों ने तो यहां तक लिख दिया है कि राणा अमर सिंह ने मुगलों की यह हालत कर दी थी कि अपने थानों से बाहर तक नहीं निकलते थे, अपने ही घोड़े और ऊंट मारकर उनको खाना पड़ा, खट्टे फल खाकर उनको क्या करना पड़ा? दिन बिताने पड़े। और धीरे धीरे अपने आप ही मुगल मेवाड़ छोड़ छोड़कर भागने लगे। तो केवल 2 वर्षों में, 1597 से लेकर 1599 तक, इन 2 वर्षों में महाराणा प्रताप के कालखंड में जो कुछ भी खोया था वो वापस अमर सिंह ने अधिकार कर लिया था। केवल अधिकार नहीं हुआ तो क्या? चित्तौड़गढ़, जो महाराणा प्रताप के काल में नहीं, उदय सिंह के काल में हाथ से निकला था। चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह जी ने केवल 2 ही वर्षों में क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब ऐसी स्थिति में नींद जागती है अकबर की। बात है 1599 की। और 1599 में अकबर को पता चला कि नया राणा तो और भी तेज गति से क्या कर रहा है? मुगल थानों पर हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में अकबर ने क्या किया? अपने पुत्र सलीम के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी। क्या नाम? सलीम। अब देखो, ये जो सलीम है आगे चल के इसी को जहांगीर कहते हैं।
ये सेनाएं लेकर कहां तक आया? अजमेर तक तो आया, लेकिन इसने मेवाड़ पर हमला किया ही नहीं। कारण क्या था कि इस समय सलीम अपने पिता अकबर से क्या था? नाराज था, यह विद्रोह कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया ही नहीं था और क्या कर गया? ये वापस लौट गया। ठीक है, इसी कालखंड की एक बड़ी घटना और ध्यान रखो, 1599 के साल की ही, 1599 का ही साल, उदयपुर में वर्तमान में एक गांव है मेनार। वर्तमान में गांव है मेनार। ये मेनार गांव में ध्यान रखना मेनारिया ब्राह्मण है, मेनारिया ब्राह्मण। बताया जाता है तो 1599 में ही मुगलों की एक फौज क्या कर गई? ये मेनार गांव में घुस गई और मेनार गांव में घुसकर मेनार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करने लगे। ये दिन कौन सा था? होली का दिन था प्यारे विद्यार्थियों। लोग यहां पर होली खेल रहे थे और मुगल क्या कर गए? इस मेनार गांव में घुस गए और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करने लगे। ब्राह्मणों ने समझाया लेकिन मुगल माने नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये मेनारिया ब्राह्मणों ने क्या किया? मुगलों के साथ युद्ध किया। पूरे दिन युद्ध चला। शाम होते होते ब्राह्मण विजयी हुए और मुगलों को क्या करना पड़ा? गांव से भागना पड़ा। और हमारे गोडवार और मेवाड़ क्षेत्र में होली के दिन शाम को कौन सा नृत्य होता है? गैर नृत्य होता है। और गैर नृत्य आप सब जानते हो, हाथ में डंडे लेकर पुरुष गोल गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। इनके हाथ में तलवारें थी, युद्ध किया था पूरे दिन शाम होते होते। तो इस दिन इन्होंने क्या कर लिया? तलवारों से ही गैर खेल ली। आज भी उदयपुर के मेनारिया गांव में कौन सी गैर होती है? तलवारों की गैर होती है। तो ध्यान रहे, तलवारों की गैर कहां की प्रसिद्ध? तलवारों की गैर उदयपुर के मेनार गांव की प्रसिद्ध। ये कब से शुरू हुई? 1599 से। क्यों शुरू हुई? मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में, मुगलों पर विजय की याद में। इसी याद में कौन सा नृत्य होता है? तलवारों की गैर। आज भी होता है। और वर्तमान में भी उदयपुर के मेनार गांव में होली बड़े ही भयानक तरीके से मनाई जाती है। वहां पर तोपें चलती है, फटाके छोड़े जाते हैं होली के दिन। ध्यान है, दिवाली पर तो फटाके छूटते ही हैं। उदयपुर के मेनार गांव में होली के दिन बंदूकें चलती है, तोपें चलती है, फटाके फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। यह मुगलों पर विजय की याद में ही की जाती है। तो यह भी ध्यान रहे, राणा अमर सिंह प्रथम के काल की ही यह भी घटना है। बड़े आगे साल आया 1600 ईस्वी। कौन सा साल था? 1600 ईस्वी का साल। और एक कांड ध्यान रखना है, ऊंठाड़ा का युद्ध। ऊंठाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ऊंठाड़ा कहां पर है? तो ऊंठाड़ा का किला है आपके वल्लभ नगर उदयपुर में। अब देखो, याद कीजिए वापस राणा लाखा को और ठाट और पाट की प्रथा ना। लाखा के काल में से क्या चल रही है? एक प्रथा चल रही है, ठाट और पाट की प्रथा। ये ठाट और पाट की प्रथा के तहत मेवाड़ के सरदार चुंडावतों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। एक, मेवाड़ में जब भी किसी विषय लेकर को विवाद होगा तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा? चुंडावतों का। और दूसरा था कि जब भी मेवाड़ में कोई युद्ध होगा तो हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे? चुंडावत करेंगे। हरावल मतलब जो युद्ध की सबसे अग्रिम पंक्ति है। राणा अमर सिंह के काल में गुहिलों की और एक शाखा बड़ी प्रबल थी, वो थी सक्तावत। और इस समय सक्तावतों का नेता था बालू सिंह सक्तावत। बालू सिंह सक्तावत। और ये बालू सिंह जी को किसी ने कहा कि भाई हर बार चुंडावत ही युद्ध में आगे क्यों रहते हैं, हमें कभी मौका क्यों नहीं मिलता है? तो ऐसी स्थिति में बालू सिंह जी ने क्या कर लिया? जाकर किससे बात कर ली? अमर सिंह जी से, कि भाई हर बार चुंडावत ही क्यों आगे, एक मौका हमें भी दिया जाए।
और इस समय चुंडावतों का नेता था जैत सिंह चुंडावत। जैत सिंह चुंडावत। तो ऐसी स्थिति में बताया जाता है अमर सिंह जी ने किसको बुलाया? जैत सिंह जी को बुलाया। तो भाई अगला कोई भी युद्ध होगा तो उसमें हरावड़ का नेतृत्व कौन करेंगे? सत्तावत करेंगे। जैत सिंह जी नाराज हो गए, बोले राणा जी क्या कह रहे हो, ये हमारा विशेषाधिकार है कि हरावड़ का नेतृत्व तो केवल और केवल कौन करेंगे? चुंडावत करेंगे। ये कहकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। क्या आप हम पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं या हमारे सामर्थ्य पर अब आपको विश्वास नहीं रहा? राणा जी आदेश करके देखो, चुंडावत वीर आज भी अपने सिरों की मीनार बना के दिखा सकते हैं। अमर सिंह जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बालू सिंह जी जिद कर रहे हैं कि भाई अगली बार एक मौका हमको भी दिया जाए। बोले ऐसे जिद नहीं मानी जा सकती, ये हमारा विशेषाधिकार है। ऐसी स्थिति में अमर सिंह जी ने क्या किया? जैत सिंह चुंडावत और बालू सिंह सत्तावत दोनों को काम सौंपा, एक काम करो, ऊंठाड़े के किले पर अभी भी मुगलों का अधिकार है, आप लोग जाओ और जो पहले इस किले पर अधिकार करेगा और दुर्ग के अंदर पहले प्रवेश करेगा, अगले युद्ध में हरावड़ का नेतृत्व उन्हीं को सौंपा जाएगा। अब एक तरफ तो बालू सिंह जी और दूसरी तरफ जय सिंह जी, दोनों सेनाएं लेकर कहां गए? ऊंठाड़े का घेरा डाला। दीवार से चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे जय सिंह जी, लेकिन एक तीर लगने की वजह से जय सिंह जी घायल हो गए और नीचे गिरे। और दुर्ग के गेट को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे बालू सिंह जी, या हाथी लेकर गए थे। अब जो दुर्ग के गेट होते हैं आपने देखा, उसमें बड़े बड़े भाले ऐसे सूले लगे होते हैं, तो ऐसे में वो हाथी बार बार गेट के पास जा रहा है और उन सूलों को देखकर क्या कर रहा है? वापस आ रहा, सरियों को देखकर। बालू सिंह जी समझ गए चक्कर क्या है, वो हाथी से नीचे उतरे और जाकर गेट के सामने ऐसे खड़े हो गए और हाथी चलाने वाले महावत को कहा अब यहां पर चोट मार। महावत ने कहा क्या चोट मार? पीछे बड़ी बड़ी कीलें हैं, आगे हाथी चोट मारेगा खत्म हो जाएगा खेल। बोले मारो चोट, यही अपने पूर्वजों का कर्ज चुकाने का अवसर है, मारो चोट, मेरी चिंता मत करो। और बताया जाता है कि महावत ने हाथी से चोट मारी, बालू सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग का द्वार टूट गया। अब जैसे ही सत्तावत दुर्ग में प्रवेश करने लगे, यह दृश्य कौन देख रहे थे? जैत सिंह चुंडावत देख रहे थे। इससे पहले कि सत्तावत दुर्ग में पैर भी रखे, जैत सिंह ने अपना ही सिर काटकर, बताया जाता है, दुर्ग के ऊपर से दुर्ग के अंदर फेंक दिया। हरावड़ में तो हमेशा आगे कौन रहेंगे? चुंडावत ही रहेंगे। पहले तो प्रवेश चुंडावतों ने किया। यह किस्सा भी किसके काल का है? अमर सिंह प्रथम के काल का है। बात कब की है? 1600 ईस्वी की। क्लियर? चलो आगे बात करें। साल आ गया 1605। 1605 में हम सब जानते हैं क्या होता है? अकबर की मृत्यु होती है और अकबर के बाद बादशाह कौन बनता है? सलीम। किस नाम से? जहांगीर के नाम से। अब जहांगीर ने तय कर लिया कि जिस मेवाड़ को मेरे पिताजी जीत नहीं पाए, उस मेवाड़ को अब मैं जीतूंगा। और अमर सिंह जी ने तय कर रखा था जिन मुगलों के सामने हमारे पूर्वज ने झुके, वह हम भी नहीं झुकेंगे। तो ऐसी स्थिति में 1605 ईस्वी में ही जहांगीर ने क्या किया? अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। ध्यान रखना, यह परवेज जहांगीर का पुत्र था ना। जहांगीर के भी बहुत सारे पुत्र थे ना, खुर्रम, खुसरो, परवेज। तो 1605 में किसको सेना देकर भेजा? परवेज को सेना पर। लेकिन इस परवेज को भी कोई सफलता नहीं मिली। क्या रहा? असफल रहा। तो परवेज सेना लेकर कब आया था? परवेज सेना लेकर आया था 1605 में। अमर सिंह पर हमला किया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फाइनली 1608 में जहांगीर ने सेना देकर भेजा महावत खां को। किसको भेजा? महावत खां को। यह भी क्या रहा? असफल रहा। तो पहले तो 1605 में किसको भेजा? परवेज को। फिर 1608 में किसको भेजा? महावत खां को। फिर 1609 में भेजा अब्दुल्ला खां को। 1609 में भेजा
अब्दुल्ला खां को। यह भी क्या रहा, असफल रहा। तो फिर 1611 में भेजा राजा बसु को, राजा बासु को। यह भी क्या रहा, असफल रहा। तो फिर अंत में 1613 में सेनाएं देकर भेजा अजीज कोका को, अजीज कोका को, और यह भी क्या रहता है, असफल रहता है। तो ध्यान रहे, राणा अमर सिंह के खिलाफ जहांगीर ने परवेज, मावत खां, अब्दुल्ला खां, राजा बसु और अजीज कोका को लगातार हमले करने के लिए भेजा। कुल छोटी बड़ी लड़ाइयों को मिला दिया जाए तो 8 बार अमर सिंह ने जहांगीर की सेनाओं को परास्त किया। जहांगीर की सेनाओं को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। कुल कितनी बार परास्त किया था, 8 बार। लगातार जहांगीर हमले कर रहा था, लेकिन लगातार अमर सिंह जी क्या कर रहे थे, मुगलों को वापस मेवाड़ से खदेड़ रहे थे। परेशान होकर जहांगीर स्वयं एक बड़ी फौज लेकर अजमेर पहुंचा। जहांगीर स्वयं कहां पहुंच गया, अजमेर पहुंच गया। यह बात है मित्रों 1613 की। ध्यान रहे, 1613 से लेकर 1616 तक जहांगीर अजमेर में ही डटा रहा था। और अब यहां से जहांगीर ने अपनी सेनाएं रवाना की, किसके नेतृत्व में, खुर्रम के नेतृत्व में। अब ये खुर्रम कौन है भाई, खुर्रम को ही आप किस नाम से जानते हो, शाहजहां के नाम से जानते हो। सेनाएं देकर किसको भेज दिया, खुर्रम को। और इसको जहांगीर ने क्या कर दिया, पूरी सेनाएं दे दी, पूरा धन दे दिया, राजकोष खोल दिया। बोले कुछ भी कर, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, राणा चाहिए। तू जो कर सकता है वो कर, कोई कमी नहीं है। जितने हथियार चाहिए, जितनी सेना चाहिए, जितने गोले बारूद चाहिए, जितना पैसा चाहिए, सब लगा। मुझे क्या चाहिए, राणा चाहिए बस, एनी हाउ। अब बताया जाता है खुर्रम सेनाएं लेकर आया और इसने क्या कर लिया, संपूर्ण मेवाड़ को घेर लिया ना। अब जो मेवाड़ की सीमाओं के अंदर ये खुर्रम क्या करता है, हर रोज सेनाएं लेकर प्रवेश करता है। युद्ध नहीं होता है, ये लोग सेनाएं लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। खड़ी फसलों को आग लगा देना, महिलाओं और बच्चों को मारना। बताया जाता है इस समय तो बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको दास बनाया गया और उनको बाजार में बेचा तक गया, यह हालत हो गई। और पशुधन को नष्ट करना, ये सारे काम हुए। लगातार 2 साल यही काम हुए। इन 2 सालों में मेवाड़ में सब कुछ ठीक होते हुए भी अकाल की जैसी स्थिति हो गई थी। मेवाड़ में धन धान्य की कमी नहीं थी, पैदावार अच्छी हो रही थी, लेकिन इन मुगलों के हमलों की वजह से अकाल के जैसी स्थिति थी। मेवाड़ की जनता कहरा उठी थी, त्राय त्राय मच गया था। ऐसी ही स्थिति में ये खुर्रम की मुलाकात हो जाती है अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह से। कर्ण सिंह जी, ध्यान रखना, अमर सिंह जी के बड़े बेटे थे। इनसे मुलाकात हुई और ये शाहजहां खुर्रम ने कर्ण सिंह को समझाया, देखो कर्ण सिंह जी, ना ही तो मेरा बाप अकबर है और ना तुम्हारे पिताजी महाराणा प्रताप है। उनकी बात और थी, वो नैतिकता से लड़ते थे, लेकिन मेरे पिताजी के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने तो मुझे साफ कह दिया है कि कुछ भी कर, जरूरत पड़े तो मेवाड़ में तिनका जला दो, लेकिन मुझे तो राणा चाहिए। अब आप सोच लो आप क्या करना चाहते हो, मुझे तो साफ आदेश मिला है। ऐसी स्थिति में बताया जाता है कर्ण सिंह ने जाकर अपने पिता अमर सिंह जी से बात की। बोले पिताजी चाहते क्या हो, या तो क्या करो बाहर निकलो और क्या करो सब कुछ खत्म करते हैं, नहीं तो फिर हम सौभाग्यशाली हैं कि मेवाड़ की जनता अभी भी हमारे साथ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो, ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है। ये लड़ाई कब से शुरू हुई है, 1527 से।
राणा सांगा के टाइम से बयाना के से मुगलों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। और साल कौन सा आ गया है? 1615। लगभग लगभग कितने साल हो गए हैं? 90 साल हो गए। 90 साल से मेवाड़ की जनता हमारे साथ संघर्ष कर रही है। दुनिया में कहीं पर भी जनता इतना सपोर्ट अपने किसी राजा को नहीं करती। हर अच्छे बुरे दिनों में पब्लिक ने हमारा साथ दिया। क्या अब हमारा एक कर्तव्य नहीं है एक बार इनको आराम दिया जाए, रेस्ट दिया जाए? या तो फिर बाहर निकलो, सारा लड़ लड़ा के खेल खत्म करें, नहीं तो फिर अब मेवाड़ की जनता परेशान हो चुकी है। इससे पहले कि जनता हमें नकार दे परेशान होकर, हमें उनके लिए भी, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हालांकि अमर सिंह जी की 1% भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अमर सिंह जी ने क्या किया? अपने एक मंत्री हरिदास झाला और इनके साथ में एक और आदमी शुभकर्ण, इन दोनों को क्या किया? खुर्रम के पास, शाहजहां के पास भेजा। ठीक है, हम संधि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। जब संधि में लिखी हुई शर्तें खुर्रम ने पढ़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले ये शर्तें तो भाई ऐसा है, मैं निर्णय नहीं ले सकता। इस संबंध में तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी? हमारे पिताजी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शर्तें तो मैं नहीं मान सकता। तो ऐसी स्थिति में शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने एक आदमी का नाम ध्यान रखो, सुंदरदास। एक आदमी का क्या नाम ध्यान रखोगे? सुंदरदास। यहां लिख देते हैं, एक आदमी सुंदरदास और एक इनके साथ में सकी उल्ला खां। इन दोनों को यह संधि पत्र देकर किसके पास भेजा गया? अजमेर जहांगीर के पास भेजा गया। बोले राणा मान गया है। बोले शाबाश। अरे बोले शाबाश नहीं, पहले पूरी बात सुनो। राणा ने कुछ शर्तें लिखकर भेजी है। बोले मान लो। अरे बोले क्या मान लो, पहले पढ़ो तो सही। बड़ी भयानक शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बोले नंबर 1, चित्तौड़गढ़ राणा को लौटाया जाएगा। ये पढ़ते ही जहांगीर भी टेंशन में आ गए। तो चित्तौड़ बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत दुर्ग है। जहांगीर जानता था कि अकबर को भी यह किला जीतने में छींके आ गई थी, और जहांगीर यह भी जानता था कि अपने बस का रोग नहीं है। कल को राणा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घुस जाए और फिर से विद्रोह कर दे, तो फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जितना मुश्किल है। दूसरी शर्त, राणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। और तीसरी शर्त, राणा कभी भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इनमें बाकी की 2 शर्तों में जहांगीर को ज्यादा आपत्ति नहीं थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ लौटाना यह तो भयानक स्थिति थी। तो जहांगीर ने क्या किया? इस संधि पत्र में थोड़ा सा संशोधन किया। देखो क्या होती है, मेवाड़ मुगल संधि होती है। मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। किस किस के बीच हुई? तो अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच। संधि की शर्तें क्या थी? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ राणा को लौटाया जाएगा, लेकिन राणा दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा।
समझ रहे? चित्तौड़गढ़ तो राणा को दे ही दिया जाएगा, लेकिन दुर्ग जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, इसकी मरम्मत नहीं होगी। जहांगीर जानता है कि राणा दुर्ग में घुस गया, दुर्ग की मरम्मत करवा दी, किलेबंदी करवा दी, फिर जीत नहीं पाएंगे। तो जो दीवार टूटी फूटी जैसी है वैसी रहेगी। अगर इस दुर्ग की मरम्मत करवाई गई तो इसको संधि का उल्लंघन माना जाएगा। और आप लोग इस संधि को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो संधि हो रही है यह मेवाड़ मुगल संघर्ष को विराम मात्र है, युद्ध का समापन नहीं है। संघर्ष तो अभी और चलेगा, आगे हमें और एक महापुरुष के बारे में बात करनी है, बात समाप्त नहीं हुई। तो इस संधि को विशेष रूप से आप याद रखोगे। दूसरी संधि, दूसरी शर्त क्या? राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन राणा का एक प्रतिनिधि, हो सके तो पुत्र, आवश्यक नहीं है पुत्र, है ना, होती कोशिश पुत्र को भेजोगे, अन्यथा किसी एक प्रतिनिधि को, एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मतलब राणा स्वयं तो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन राणा का बेटा होगा। जैसे अमर सिंह जी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं जाएंगे, लेकिन अमर सिंह जी के बेटे कौन है? कर्ण सिंह जी, इनको उपस्थित होना पड़ेगा। ये नहीं हुए तो इनकी जगह पे कोई प्रतिनिधि भी भेज सकते हो, होती कोशिश पुत्र को भेजना है। फिर जब कर्ण सिंह जी राजा बन जाएंगे फिर ये भी उपस्थित नहीं होंगे, फिर इनका बेटा या प्रतिनिधि जाएगा। राणा के पद पे रहते हुए कभी भी कोई भी राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। जैसे दूसरे राजा जाते थे मुगल दरबार में, उनको क्या किया जाता था, दूसरे स्थानों पर नियुक्ति भी होती थी, वैसा व्यवहार राणा के साथ नहीं होगा। इस शर्त को भी मान लिया गया। तीसरी शर्त, राणा 1000 सैनिक सहायता करेगा। राणा क्या करेगा? 1000 सैनिकों की एक स्पेशल बटालियन रखेगा, जो किसकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे? मुगलों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे। चौथी और अंतिम शर्त, राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। 4 बातें हो गई। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ राणा को लौटाया जाएगा, लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी। नंबर 2, राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, राणा का पुत्र या वो कोई प्रतिनिधि होगा। नंबर 3, राणा 1000 सैनिकों की क्या रखेगा? मुगल सहायता के लिए तैयार रखेगा। नंबर 4, मुगलों के साथ राणा कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं करेगा और इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे दूसरे राजाओं ने अपनी बेटियां मुगलों को दी, वैसे मेवाड़ का राणा नहीं देगा। इस संधि में कोई समस्या थी क्या? कोई समस्या नहीं थी, है ना। टॉमस रो ने क्या लिखा है? टॉमस रो, ये टॉमस रो ने लिखा है, बादशाह ने राणा को शक्ति से नहीं, समझौते से अधीन किया है। इसी समय सर टॉमस रो भी भारत आया हुआ था, है ना, ब्रिटिश यात्री है। तो यह बात कही गई टॉमस रो ने कि बादशाह शक्ति से कभी भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया, फाइनली भी समझौते से अधीन किया था, शक्ति से नहीं। अब तक किसी भी राजपूत राजा ने मुगलों के साथ इतनी ही सम्मानजनक संधि नहीं की थी, लेकिन फिर भी राणा अमर सिंह जी को लगा कि मैंने अपने पूर्वजों को कलंकित कर दिया है, मुझे मुगलों के साथ कोई संधि, कोई समझौता नहीं करना चाहिए था। यह मुझसे क्या हो गई है? बहुत बड़ी गलती हो गई है।
और अमर सिंह जी ये संधि करने के पश्चात राजपाट छोड़ चुके थे, है ना। अमर सिंह जी ने क्या कर दिया था, राज कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया, राज कार्य अपने पुत्र को सौंप कर अमर सिंह जी क्या कर गए, आहड़ चले गए। कहां चले गए, आहड़। और करीब करीब 5 साल इन्होंने आत्मग्लानि में बिताए, राज कार्य में ध्यान नहीं देते थे, झोंपड़ी बनाकर रहते थे आहड़ में, वहीं पर भगवान का भजन करते थे। और आत्मग्लानि थी कि मैंने ये क्या कर दिया, मुगलों के साथ कैसी संधि करी, जबकि इतनी सम्मानजनक संधि किसी दूसरे ने की नहीं थी। फिर भी राणा को यह लगा कि मैंने गलती की, और उसी आत्मग्लानि में जलते हुए आहड़ में राणा अमर सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1620 में आहड़ में राणा अमर सिंह की मृत्यु हुई। और आहड़ में ही अमर सिंह जी की क्या छतरी बनी, छतरी बनी। आहड़ की महासतियां कहते हैं, राणाओं की छतरियों को आहड़ की महासतियां कहा जाता है, ध्यान रहे। यह आहड़ की महासतियों में पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। उसके बाद मेवाड़ में जितने भी शासक हुए उन सभी की छतरियां आहड़ में, ध्यान रखना। अमर सिंह जी से पहले के शासकों की छतरियां आहड़ में नहीं है। पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है। क्लियर। एक बात और ध्यान रखोगे, राणा अमर सिंह प्रथम के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ये कौन था, एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने क्या किया, रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया। रागमाला, ध्यान रखना, संगीत का एक महान ग्रंथ है जिसे माधो सिंह के दरबारी पुंडरीक विठल ने लिखा है। रागमाला ग्रंथ को क्या किया, चित्रित किया। कहां पर चित्रित किया, चावंड शैली में। चावंड में किया था, तो ये कौन सी शैली, चावंड शैली में। कब किया, 1605 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए कह रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को जोड़िए। यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, इधर उधर की बातें करने वाले बहुत से चैनल है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। इसलिए कह रहा हूं आप अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए, ठीक है। तो ये नासिरुद्दीन नामक चित्रकार किसके दरबार में रहता था, अमर सिंह प्रथम के काल में। इसने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया, रागमाला। कब किया, 1605 में। कौन सी शैली में, चावंड शैली में। तो ये थे राणा अमर सिंह प्रथम। तो देखो क्या बात की हमने, राणा अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ 16 मार्च 1559 में। पिताजी महाराणा प्रताप, माता कौन, अजबदे। इन्होंने बहुत ही कम समय में, मात्र 2 वर्षों में अधिकतर भूभाग मेवाड़ पर वापस क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इनके काल में ही अकबर ने 1599 में सलीम को सेनाएं देकर भेजा, लेकिन इसने हमला किया नहीं। इनके काल में ही उदयपुर के मेनार गांव में मेनारिया ब्राह्मणों ने क्या किया, 1599 में मुगलों को परास्त किया। और उसी की याद में आज भी मेनार गांव में तलवारों की गैर का आयोजन होता है। फिर क्या बात हुई, 1600 ईस्वी में उठाड़ा का युद्ध हुआ और सक्तावतों और चुंडावतों में हरावल का नेतृत्व लेकर विवाद हो गया था। अंत में हरावल का नेतृत्व किसके पास रहा, चुंडावतों के पास रहा। फिर हमने क्या बात की, देखो कि अकबर के बाद 1605 में बादशाह बना जहांगीर। जहांगीर ने 1605 में परवेज के नेतृत्व में, 1608 में महावत खां के नेतृत्व में, 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, और 1611 में राजा बशु, और अंत में 1613 में अजीज कोका के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। सब के सब असफल रहे। अंत में जाकर जहांगीर स्वयं 1613 में अजमेर पहुंचा और सेना देकर भेजा खुर्रम को। लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद अमर सिंह जी ने क्या किया, हरिदास झाला और शुभकर्ण के नेतृत्व में संधि प्रस्ताव भेजा। तो अमर सिंह की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर कौन गए थे, हरिदास झाला और शुभकर्ण। और यहां से जहांगीर के पास ये लेटर लेकर कौन गए, सुंदरदास और सकीउल्ला खां। ये लेकर कहां गए, जहांगीर के पास।
और फाइनली 5 फरवरी 1615 में क्या हुई, मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिसकी शर्तें थी चित्तौड़गढ़ राणा को लौटाया जाएगा, लेकिन राणा दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। इस शर्त को अच्छे से याद रखोगे, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और परीक्षा से की दृष्टि से तो रखना ही है। हमें आगे वापस राणा राज सिंह को पढ़ना है और वहां पर इस शर्त का बड़ा महत्व है, हम पुनः बात करेंगे। दूसरा, राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन राणा का बेटा या कोई प्रतिनिधि होगा। राणा 1000 सेना की सहायता करेगा, किसकी, मुगलों की, और मुगलों के साथ राणा को वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। थॉमस रो ने क्या कहा है, बादशाह ने राणा को सख्ती से नहीं समझौते से अधीन किया। स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अंत में क्या कर गए, राणा जी परेशान हो गए, अमर सिंह जी, और कहां चले गए, आहड़, और वहीं पर क्या हुई, उनकी मृत्यु हुई। आहड़ की छत्रियां, मेवाड़ के राणाओं की छत्रियां कहां बनती है, आहड़ में, जिसको क्या कहते हैं, आहड़ की महासतियां कहते हैं। और आहड़ की महासतियों में पहली छतरी किसकी, राणा अमर सिंह प्रथम की है। राणा अमर सिंह के काल में ही नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने चावंड शैली में रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया। यह था मित्रों राणा अमर सिंह प्रथम। आगे बात करें, राणा अमर सिंह प्रथम के बाद शासक बने उनके पुत्र कर्ण सिंह। ये महाराणा प्रताप के पोते हैं। इनके अच्छे संबंध थे, इसके साथ, शाहजहां के साथ। अब देखो कि इस समय जब ये शासक बने, उस समय मुगल बादशाह कौन था, उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर। राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर, और जहांगीर के एक पुत्र कौन था, खुर्रम। रहेगा ध्यान, खुर्रम मतलब शाहजहां। अब देखना, कर्ण सिंह जी नहीं, आपके एक झील है उदयपुर में, कौन सी झील, पिछोला झील, पिछोला झील। ये पिछोला झील में एक महल है, कौन सा महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। ये जग मंदिर महल का ध्यान रखना, निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह जी ने, पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। रहेगा ध्यान। अब ये महल का काम चल रहा था, ठीक है, और इसी समय खुर्रम ने भी विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और जहांगीर के खिलाफ उसके पुत्र ने भी विद्रोह किया। जैसे को तैसा, जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा वो सोचता है कि बाद में भविष्य में उसका पुत्र उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। गलतफहमी है। आप जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करोगे, आपकी औलाद वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगी। इसके लिए तैयार रहो। इसकी भी औलाद ने वही किया। बाद में औरंगजेब ने भी विद्रोह किया, जेल में डाला था खुर्रम शाहजहां। इसने भी क्या कर लिया, विद्रोह कर लिया। और विद्रोह काल में यह खुर्रम अर्थात शाहजहां किसकी शरण में आया था, कर्ण सिंह की शरण में आया था। और कर्ण सिंह ने इसी पिछोला झील के महलों में जो अधूरे बने हुए थे, यहां पर इसको ठहराया था शाहजहां को। ध्यान रहे, खुर्रमी कौन है, शाहजहां है। ध्यान रहे, शाहजहां को किसने शरण दी थी, कर्ण सिंह ने। कहां ठहराया था, पिछोला झील के जग मंदिर महलों में जो अधूरे बने हुए थे। याद रहे, 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह जी ने भी 40 अंग्रेज परिवारों को शरण देकर इन्हीं महलों में, जग मंदिर महलों में ही ठहराया था। ध्यान रहे, इस समय शाहजहां ने उदयपुर में एक एक मजार का निर्माण करवाया था, गफूर बाबा की मजार, गफूर बाबा की मजार। ये कहां है, उदयपुर में। इसने निर्माण करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। रहेगा ध्यान। शाहजहां को ध्यान रखना, ये जग मंदिर महलों को देखकर ही ताजमहल बनाने का क्या हुआ था, आइडिया आया था कि ताजमहल किसका बनाएंगे, संगमरमर का। क्योंकि जग मंदिर महल किसके बने हुए हैं, संगमरमर के बने हुए हैं, मकराना वाले। तो इसी को देखकर शाहजहां को यह आइडिया आया था कि अपने जो ताजमहल बनेगा वो भी किसका बनेगा, संगमरमर। पहले ही तय कर लिया था कि मुमताज मरेगी और ताजमहल बनाऊंगा। ठीक है। इसके बाद कर्ण सिंह के सहयोग से ही शाहजहां क्या कर गया था, शाहजहां मालवा की ओर निकल गया था। ध्यान रखना, कर्ण सिंह जी ने ही उदयपुर में एक महल है, कर्ण विलास महल, कर्ण विलास महल।
और एक है दिलखुश महल। कौन सा महल है? दिलखुश महल। ये दिलखुश महल और कर्णविलास महल दोनों कहां है? उदयपुर में है। और दोनों महलों का निर्माण किसने करवाया? दोनों महलों का निर्माण कर्ण सिंह जी ने करवाया था। रहेगा ध्यान। तो कर्ण सिंह जी के काल में दिलखुश महल, कर्णविलास महल का निर्माण हुआ। कर्ण सिंह जी के काल में जगमंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, समाप्त तो इसके बेटे ने किया। कर्ण सिंह जी के काल में ही शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और उनको शरण किसने दी? कर्ण सिंह जी ने। और कहां दी? उदयपुर के पिछला जेल में, अधूरे बने हुए जगमंदिर महलों में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और खुर्रम ही शाहजहां के नाम से शासक बना। लेकिन मेवाड़ का दुर्भाग्य, इसी समय क्या हो गई? कर्ण सिंह जी की मृत्यु हो गई। अगर कर्ण सिंह जी कुछ समय और जिंदा रहते तो संभवतः कुछ सकारात्मक परिणाम आते मेवाड़ के लिए, क्योंकि जब मुगल बादशाह कर्ण सिंह जी का दोस्त था शाहजहां, उसके कुछ तो बेनिफिट मिलते। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गई? कर्ण सिंह जी की मृत्यु हो गई। क्लियर है बात? ओके। तो आज हमने एक तो राणा अमर सिंह प्रथम के बारे में बात की, दूसरा किसके बारे में? महाराणा कर्ण सिंह जी के बारे में बात की। अब जो अगला शासक बना कर्ण सिंह जी के बाद, जगत सिंह जी। और जगत सिंह जी का काल बहुत अच्छा काल था, मेवाड़ के लिए उन्नति का काल था। लेकिन जगत सिंह जी के पुत्र थे राज सिंह जी। वो अपने वंश के गौरव को जिंदा रखना चाहते थे और वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो जगत सिंह राजा बना। तो जगत सिंह, शर्त क्या है संधि की? देखो, कि राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसका पुत्र या उसका कोई प्रतिनिधि मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो कहने का मतलब अब राजा बने जगत सिंह जी और जगत सिंह के बेटे राज सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन राज सिंह जी ने मना कर दिया, बोले हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरा, जगत सिंह जी के काल में ही संधि की पहली शर्त क्या थी? संधि की पहली शर्त थी कि राणा को चित्तौड़गढ़ लौटाया जाएगा, लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन राज सिंह जी ने कहा, बापूजी मैं तो दुर्ग की मरम्मत करवाऊंगा। कहने का मतलब ये एक बार फिर से मुगलों से संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप कल की क्लास में जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी चल रही है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप भी वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़िए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।